अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, संजीव भट्ट आईपीएस जो गुजरात के एक बेहतरीन ऑफिसर थे, 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसकी सच्चाई इनको पता थी, और जब ये सच बोलने लगे, कोर्ट में पिटीशन डाली, तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना पावर दिखाते हुए इनको पिछले 5 साल से जेल के अंदर रखा, सिर्फ सच बोलने के लिए। इनकी कसूर यह था इनका कि सच बोल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई तंजीमां हैं हमारे इस मुल्क में, लेकिन कोई तंजीम इनका साथ नहीं दे रही है। कई पॉलिटिकल पार्टी से इनका साथ नहीं दे रहे। एक सच्चा ईमानदार आईपीएस ऑफिसर सलाखों के पीछे है, सिर्फ उसकी गलती यह है कि वो सच बोल रहा था। दंगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन दिए थे, लेकिन उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए संजीव भट्ट की अहलिया यानी उनकी बीवी ने यहाँ पर खुलासा किया, कहा कि वो लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यकीनन आज हम भूल चुके हैं आईपीएस संजीव भट्ट को, जो एक ईमानदार ऑफिसर थे और ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए थे। गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी सच्चाई इनको पता थी और ये बताए थे, लेकिन उनको इस तरह से सलाखों के पीछे रखा गया और आज भी सच बोलने वालों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठे केस में डालकर जेलों को भेजा जा रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है किस तरह की ये हुकूमत है, किस तरह से ये हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की पॉलिसी चल रहे हैं। देखते हैं सपोर्ट। मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। 35 साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी
गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशियरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, सच बोलेगा? सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूं। काफी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। थैंक यू। तो मुलाकात अधूरी होती, तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी होती। यही वो भूमि है बेंगलोर जहां पर आज बेहतर भारत की बुनियाद हो रहा है, और यहीं पर बेंगलोर के अंदर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों में इंडिया का जन्म हुआ है। तो इस बेंगलोर का अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, देश में जिस तरीके के हालात हैं, मैं मानती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति को रोकने का हम काम करें। आज लगातार देश के अंदर नफरत का बीज बोने का हर रोज प्रयास किया जाता है। मैं अभी श्वेता जी को सुन रही थी और मैं अपने साथी को बोल रही थी, जो श्वेता जी ने कहा कि गुजरात के अंदर जो संजीव भट्ट जी के साथ हो रहा है, आज वही चीज पूरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए हैं। जब तक तो गुजरात तक मोदी जी सीमित थे, तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि गुजरात के क्या हाल है। मीडिया को दबा रखा था, ब्यूरोक्रेसी को दबा रखा था, विपक्षी दलों को दबा रखा था। फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा कि गुजरात का मॉडल इंडिया के ऊपर हावी करेंगे, लेकिन इंडिया वालों ने दिखा दिया। और इंडिया आज जहां पर आकर खड़ा है, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर आंख से आंख दिखाकर इस देश के अंदर कोई बीजेपी से या मोदी जी से सवाल कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को लोकतंत्र बनाया, और इसीलिए बनाया और इसीलिए एक ऐसा संविधान दिया
ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आ जाए इस देश के अंदर तो इस देश पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। ये इस संविधान की ताकत है। आज देश का जो माहौल है, हमारे युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है और देश में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहा यह अत्याचार है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसका कंपैरिजन वो रेप के साथ करते हैं। आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो मणिपुर में हुआ, जो दृश्य सामने आया, विश्व भर में, पूरे विश्व में भारत के नाम पर चोट पहुंची है। लेकिन उस पर बोलने की बजाय प्रधानमंत्री जी के पास हर बात पर बोलने का समय है। मणिपुर में जाने का समय नहीं है, लेकिन राजस्थान में आने का समय है। राजस्थान के अंदर चुनाव है, अभी कल फिर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के पास राजस्थान जाने का समय है, लेकिन मणिपुर में जाने का समय नहीं है। यह बेहद ही शर्मनाक है। और वो हमेशा कहते हैं, मैं आप साथियों को बता देना चाहूं, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे सवाल करते रहना होगा। इनकी जो आईटी टीम लगी हुई है कि राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में और मणिपुर में और बीजेपी शासित राज्यों में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसका अंतर आज बताना बहुत जरूरी है। भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को कलंकित किया जाता है, पीड़िताओं को बदनाम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा कभी सरकार नहीं करती है। हाथरस में जो हुआ, इंस्टीट्यूशनल किलिंग कहते हैं उसको, कठुआ में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, इन सब हादसों में भाजपा सरकार पीड़िता को नहीं बल्कि बलात्कारी को बचाने में लग जाती है। लेकिन राजस्थान या अन्य किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा नहीं होता है। हम बेटियों के साथ खड़े हैं, हम बेटियों की इज्जत का मान और सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो हालात हैं बेटियों के इस देश के अंदर, शायद इस देश के अंदर और खासकर भाजपा सरकार का जो राज्य है उसके अंदर बेटी का जन्म होना, बेटी होना पाप है। और अगर आप दलित की बेटी हैं या आदिवासी की बेटी हैं तो वो महापाप है। ये हालात बीजेपी ने अपने राज्यों में बेटियों के कर दिए। आज समय आवाज दे रहा है, आज आह्वान की जरूरत है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, 15 लाख भी खाते में नहीं आए, ये सब तो आया नहीं, लेकिन 87,000 लोगों ने इस जून तक, इस साल के इस जून तक 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 13,500 लखपतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। साधारण वर्ग भी जा रहा है देश के बाहर, अमीर भी जा रहा है देश के बाहर, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंच रही है और मोदी जी के पास राहत देने का कोई काम नहीं है। आज ये जरूरी है कि हम इन सब सवालों से उनको घेरने का काम करें। हमें इन जैसों से घबराने की जरूरत नहीं है, इन जैसों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार आई थी, लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है उन्होंने 2 फाड़ करे और बीजेपी ने सरकार बनाई। कर्नाटका में भी 5 साल पहले हमारी सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर फिर अपनी सरकार बनाई। लेकिन कर्नाटका का जो इस बार का मैंडेट है उसने एक तमाचा मारा है भाजपा के लोगों के ऊपर और इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ। इस देश के अंदर ये होने नहीं देंगे। और यूथ कांग्रेस के मेरे साथी, आप सब ये नहीं होने देंगे। अगर जेल भी जाना पड़े, डंडे भी खाने पड़े, तो मैं नहीं मानती कि श्रीनिवास के नेतृत्व में एक भी हमारा ऐसा यूथ कांग्रेस का साथी है जो पीछे हट जाता है। अगर सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों में चल रहे हैं, जो रोज कोर्टों की सुनवाई के लिए जाते हैं। ये कहां, ये किसके अंदर ये जोश होता है? ये सामान्य जोश नहीं है, ये देश को बचाने की नीयत है। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर ये बंटवारा खत्म हो और हम देश को एक साथ रखकर, एकजुट कर आगे बढ़ने का काम करें और 2024 के अंदर इंडिया के नेतृत्व में, इंडिया के अंदर एक सरकार बनने जाए जो भाजपा का मुंह तोड़ जवाब बनकर निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और अंत में एक पंक्ति कहूंगी
कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827